वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है वो एक बार फिर से तशवीशनाक होने लगी है। कराची समेत मुल्क के 7 शहरों में मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज़ायद हो चुकी है, जिसके बाद NCOC ने मुल्क में नई पाबंदियां नाफिज कर दी हैं। इन शहरों में इंडोर इज्तिमात, 12 साल से कम उम्र तलबा के लिए 50% हाजिरी समेत मुतादिद पाबंदियां आयद की गई हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वायरस से मजीद 5472 अफराद मुतासिर हुए हैं, जिससे मुल्क में फ़ाल केसेस की तादाद 44,717 तक जा पहुंची है। सवाल यह है कि वायरस के फैलाव को रोकने के लिए क्या ये पाबंदियां काफ़ी हैं? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं आपसे करवाई देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ुनैरा अज़हर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC, कहिएगा, जो ये नई पाबंदियाँ नाफिज की गई हैं, आपके ख्याल में वायरस के फैलाव को रोकने के लिए क्या ये पाबंदियाँ काफ़ी होंगी? देखिए, सबसे मुस्बत बात तो ये है कि कुछ पाबंदियां अल्लाह अल्लाह करके लगा दी गई, वरना तो बहुत लंबा लूप छोड़ा हुआ था आपने। एक ये कोरोना की जो 5वीं लहर आए हुए कई दिन हो गए, कई हफ्ते हो गए, तो मुस्तकिल बढ़ रही, मल्टीप्लाई कर रही है। ये मतलब इजाफा नहीं हो रहा है, इस पर मल्टीप्लाई हो रहा है। और NCOC भी खामोश थी और हम खुद भी सब खामोश थे, और NCOC पे छोड़ा हुआ है हमने, जो करना है वो करें आप। तो ये जो पाबंदी लगाई गई है इनका गालिबन थोड़ा बहुत असर होगा, क्योंकि बेमुहाबा बेतहाशा तकरीबात हो रही थी, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार की शादियां हो रही थी। अच्छा, अब जो असल बात है वो ये है कि इन तकरीबात के साथ साथ बच्चों को भी ऑल्टरनेट डेज पर जाया जाएगा, हाफ डेज कम जाएंगे। धरने जलसे जुलूसों इनके बारे में कोई अभी तक हमें इत्तला नहीं है। हाँ, कराची में हो रहे हैं, जारी हैं और बहुत आला हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाले भी एक जुलूस निकालने वाले हैं, रैली निकालने वाले हैं कराची से इस्लामाबाद तक। ये ज़ाहिर इज्तिमा होते हैं, ये लोग इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे साथ गले मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं और ये ट्रांसफ़र करते हैं वायरस को एक दूसरे के साथ। और ये जो वायरस है ओमिक्रॉन, इसके बारे में कहते हैं ये 13% एक्स्ट्रा इसकी स्ट्रेंथ है ट्रांसफ़र होने की। अब मतलब अपनी स्ट्रेंथ तो इसकी लंग्स पे अटैक नहीं करता, लेकिन बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र होता है और ये अपनी शक्ल बदलने वाला है अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर। अब मैं डॉक्टर अकराम का पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस के हैं, हमें भी शुबा था कि हुकूमत जो ढील दे रही है उसकी वजह कहीं ये तो नहीं है कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हो हम। उनका भी ख्याल ये है कि हर्ड इम्यूनिटी का अगर कोई आइडिया है तो ये बड़ा मौलिक साबित होगा, इसकी बड़ी ख़तरनाक कीमत अदा करना पड़ेगी। और हर्ड इम्यूनिटी का जो खदशा पैदा हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि हमने अभी तक एग्रेसिव वैक्सीनेशन शुरू नहीं की है। हम वैक्सीनेशन पर लोगों से कह रहे हैं कि भाई आके लगवा लो। हम रास्तों को रोक कर, रास्तों को बंद करके मार्केटों में जाकर वैक्सीनेशन नहीं कर रहे हैं, जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होती है। हम रोड साइड हमने पहले शुरू की थी, वो बंद हो चुकी है। अब बाज़ जगहों पर तो वैक्सीनेशन के टाइमिंग भी स्लैश कर दिए गए, कम कर दिए गए। तो शक होता है कभी कभी कि शायद हम हर्ड इम्यूनिटी तरफ जा रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो बगैर डॉक्टर साहब के, डॉक्टर इकराम के, जावेद इकराम के, कि इसकी बड़ी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। ये मामूली नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कारोबार बंद करने का, हुकूमत की पॉलिसी है कि हम कारोबार बंद नहीं करेंगे, कारोबार चलने देंगे और इसके दौरान हम लड़ते भी रहेंगे कोरोना से। अब कोरोना जो चाहे करे हमारे साथ। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अभी नाकाफ़ी फ़ैसले हैं, हमें और फैसले करने होंगे। मज़ीद फ़ैसले भी करने की ज़रूरत है, जैसे कि NBC कह रहे हैं ज़ुनैरा, और ये भी कि 13% एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ से ट्रांसफ़र होता है ये जो ओमिक्रॉन है। ऐसे में जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं NCOC की जानिब से, आपके ख़्याल में क्या ये काफ़ी होंगी? देखिए, बिल्कुल NBC ठीक कह रहे हैं कि वी आर लेट। ये दिसंबर 15 को फर्स्ट ओमिक्रॉन का केस रिपोर्ट हुआ था सारे यूरोप में,
और उससे पहले साउथ अफ्रीका में आ चुका था। और तब से लेके 20th के अराउंड छुट्टियां होती हैं यूरोप में और सारे पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान आते हैं और जिन्होंने आना था वो आके जा चुके हैं। तो हमने उसके स्प्रेड को रोकने के लिए जो सबसे पहले एक डिफेंस की लाइन क्रिएट कर, फर्स्ट ईयर ऑफ डिफेंस, वो हमने क्रिएट नहीं किया, विच मीन्स ये पहुंच गया है और अब तो ये फैल के रहेगा। इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लीथल ये कम है, बट स्टिल अभी तो डॉक्टर्स इसके बारे में ये भी सोच रहे हैं। जो डॉक्टर फाउची हैं, जो वाइट हाउस के एडवाइज़र हैं, मेडिकल एडवाइज़र हैं, उनका कहना ये कि इसके लिए शायद हमें वैक्सीन भी डिफरेंट बनानी पड़े। और 2022 इज़ द ईयर जिसमें हम एक्सपेक्ट करेंगे कि शायद कोविड जो है वो एंडेमिक हो जाए, यानी पैंडेमिक यूनिवर्सली फैलने के बजाय कोई लोकलाइज्ड एरियाज़ में रह जाए, फिर इसको हैंडल करना आसान होगा। तब तक जब तक सबको ये हो नहीं जाता और सब वैक्सीनेटेड नहीं होते तब तक ये ख़त्म नहीं होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने, क्योंकि पाकिस्तान बचा रहा है NCOC के बहुत अच्छे काम की वजह से, और वैसे भी इट्स अ मिरेकल कि पाकिस्तान में ये पहले भी वैसे नहीं फैला, तो हम कुछ रिलैक्स हो गए हैं। शादियाँ बेशुमार, मास्क लोग नहीं पहन रहे, किसी को कोई फ्लू हो जाए, कुछ हो जाए, नोबडी इज़ केयरिंग। शुरू में कुछ डर था कि अगर कोई छींक रहा है, कोई खांस रहा है, कुछ एडवर्टीजमेंट भी टीवी पे बहुत आ रही थी, लेकिन अभी सारे रिलैक्स हो गए हैं। तो ये 30% पे पहुंचना इज़ वेरी अलार्मिंग। और अभी जो पाबंदियां लगाई गई हैं ये बहुत नाकाफ़ी हैं, और इसमें बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जी किस हद तक हम स्कूल्स को बंद कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ ग्लोबल फिनोमेना, आपको करना पड़ेगा। दुनिया में कार्स की लाइनें लगी हुई हैं, लोगों के घर जाके वैक्सीनेशन हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हो रही है। मुझे ऐसा कुछ यहाँ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, जैसे कि जुनैरा भी ये कह रही हैं कि हम लेट हो गए हैं, अब ये वायरस तो फैल कर रहेगा। बतौर अवाम हमें क्या करना चाहिए कि हम इस वायरस के फैलाव को रोक सकें? देखें, बात ये शाइस्ता, सबसे पहले तो बिल्कुल जुनैरा की बात ठीक है कि फर्स्ट डिफेंस वही थे जो बाहर से आ रहे थे, इंग्लैंड से, जहाँ सबसे ज़्यादा फैला हुआ था, और ऐसे ममालिक से आए तो वहाँ पर हम कुड नॉट चेक। और वही होता है कि हम यहाँ सिफारिशों में चुप करके निकल जाते हैं और फिर दे कम्युनिकेट टू अदर्स। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट ने अब जाके सीरियस लिया, आज से 2 हफ्ते पहले किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने या इवन NCOC ने भी इतना बोझ नहीं लिया। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इट इज़ नॉट वेरी सीरियस, ये नाक पे ही रहता है, और आई थिंक जनरली ये यहीं से 4-5 दिन के बाद इसकी इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से लोग भी इसको सीरियस नहीं लेते, दे आर टेकिंग इट एज ए नॉर्मल फ्लू। और उसके अंदर 1-2 दिन बुखार होता है, उसके बाद 3-4 दिन के बाद ये कर लेते हैं। और अब क्योंकि रैपिड PCR टेस्ट भी आ गया, तो इट कॉस्ट 700 रुपीज़, और वो बहुत लोग कराची में तो इट इज़ अराउंड 40%। मेरे अपने ऑफिस में हाफ से स्टाफ को ये हो गया है, और वो सब इमीडिएटली दे हैव बीन सेंट ऑन लीव, और वो वहाँ गए हुए हैं। साथ अवाम को जो अवेयरनेस की अभी भी ज़रूरत है मीडिया के थ्रू, वो बहुत कम है। ये चाहे आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उन्होंने भी नहीं इतना ज़्यादा नहीं किया, अब इन्फेक्शन इशू हुई हैं, शायद स्कूल्स बंद करने चाहिए क्योंकि ये बच्चों को भी हो रहा है। इसलिए इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट जो कराची में तो सारे मेरे ख्याल में इंडोर एक्टिविटी सारी बंद हो गई, चाहे वो होटल्स हैं या मॉल्स हैं सब, क्योंकि ये वहाँ पर ज़्यादा, कराची में तो 39-40% हुआ हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने घर को, हर एक प्रॉब्लम ये कि हर बात हम अपनी जो हुकूमत पर डाल देते हैं। इफ़ आई एम हेड ऑफ द फैमिली एंड आई हैव 5-6 फैमिली मेम्बर्स, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपने घर का ख्याल करूँ। लाइक विद एवरी मेंबर शुड इंश्योर सोशल डिस्टेंस, मीन्स मास्क, फासला और उसके साथ सैनिटाइज़र। अगर ये हम कर लें तो इससे बहुत हद तक बचत हो सकती है। ये मीडिया पर आना चाहिए इमीडिएटली कि हर फैमिली मेम्बर सिर्फ अपने घर को अगर बचा ले तो उससे ओवरऑल नीचे से लेके ऊपर तक सब बच सकते हैं। और फिर जितने विलेज, आपके एरिया कितने हैं, देखें कोई 20% 30% पॉपुलेशन है शहर में, वही इफेक्टेड है। गांव में ये बीमारी नहीं है। आई कीप गोइंग टू माई लैंड्स, यहाँ पर किसी को कोरोना हुआ ही नहीं है, उन्होंने बिल्कुल ना, उन्होंने ज़्यादा ने वैक्सीनेशन कराई है ना कुछ किया, नहीं हुआ। सो इट इज़ ओनली जहाँ घरों में, शहरों में, जहाँ पर आप कंजेस्टेड जगह पे रहते हैं, वहाँ पर इसका ज़ायकली स्प्राई होता है। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैस मीडिया कंपेन करे और हर फैमिली मेम्बर को यही गाइड करे कि आप अपने घर की हिफाजत करें। हर बात हुकूमत पे छोड़ना इज़ नॉट पॉसिबल। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं, यहाँ तक कि
आपके सामने एनसीओसी ने जो इंस्ट्रक्ट किया और प्राइम मिनिस्टर ने कह भी दिया है कि वही स्मार्ट लॉकडाउन, इसके अलावा कुछ नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। बहुत इकोनॉमिक लॉस में बैड लग है पीटी गवर्नमेंट की, हर दफा कहीं ना कहीं आगे फंस जाती है, उसके उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक हो गया। नसीम सिद्दीकी साहब, गालिबन कल की बात है कि मुराद रास जो हैं वो कह रहे थे कि पहले ही बच्चों का बहुत नुकसान हो गया है और स्कूल बंद करने की जो बात आएगी तो वो सबसे आखिर में आएगी। अभी भी जो फैसला हुआ है वो ये कि 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो 50% हाजिरी के साथ जो है वो स्कूल आएंगे। तो आपके ख्याल में क्या ये जो तालीमी इदारों में पाबंदी लगी है, क्या ये दुरुस्त है? जब ग्लोबली इतनी ज़्यादा मतलब पैंडेमिक है तो अगर स्कूल्स बंद हो जाते हैं तो इसमें मुज़ायका क्या है? कम से कम बच्चे महफूज तो रहेंगे। देखिए, बात यह है कि बच्चों का असल में पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है, लेकिन आपकी बात सही है कि जान से ज़्यादा कीमती तो कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं वो प्रोटोकॉल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अमल करते हैं, मास्क लगाए रहते हैं, फासला भी रखते हैं, और जो 50% इन्होंने अटेंडेंस की है ये एक सही फैसला है, इससे कम से कम बच्चे दूर तो पहुंच जाते हैं। लेकिन हुकूमत का वही हाल है कि जिस तरह मुनीर न्याजी नहीं कहते बहुत देर कर देता हूँ, ये भी हर काम में जो है ना वो हमेशा देर कर देता हूँ। इनका भी यही है कि वाकई नवंबर और दिसंबर में यूरोप से, अमेरिका से फ़्लाइटें भर भर के आ रही थी लोग शादियाँ अटेंड करने के लिए, और मैंने देखा है कि जितने मेरे जानने वाले हैं अगर उनको कोरोना हुआ है तो वो शादियों पे गए, और उन शादियों पे गए जहाँ पे फॉरेनर्स आए हुए थे, तो इन्होंने उसका कोई भी ट्रैक एंड ट्रेस नहीं रखा। इनको ट्रैक एंड ट्रेस रखना चाहिए था। एयरपोर्ट के ऊपर रैपिड टेस्ट इन्होंने सितंबर में ख़त्म कर दिए थे, जब ओमिक्रॉन आया तो इनको दोबारा शुरू कर देने चाहिए थे। तो बात यह कि हुकूमत कोशिश तो अपनी तरफ से करती है लेकिन टाइमली जो है वो स्टेप्स नहीं लेती। अभी भी आप देख लें कि यही है कि जितने जहाज़, अगर डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी आप देखें तो उसमें कहा गया था कि फासला रख के आपने टिकटें सेल करनी है। जहाज़ भरे के भरे जा रहे हैं, ट्रेन्स पे आप देख लें वही हाल है, एक के ऊपर एक बंदा लदा हुआ है। बसेस के अंदर भी जो प्राइवेट बसेस हैं वो भी इन चीज़ों के ऊपर अमल नहीं कर रही। हम पूरी जिम्मेदारी हुकूमत पे नहीं डालते, लेकिन हुकूमत ये काम तो कर सकती ना, ये चीज़ तो उनके कंट्रोल में है। जो मार्केट्स हैं उनके अंदर जितनी मार्केट्स कमेटी हैं उनके ऊपर जोर डालें कि हम जुर्माने करेंगे अगर मार्केट में कोई बगैर मास्क के नज़र आता है। आप अपनी कमेटीज़ के ज़रिए या आप सौदा ना दें, आप अपनी दुकान में दाखिल ना होने दें, क्योंकि इस पेंडेमिक से बचा नहीं जाता लेकिन इसके स्प्रेड को कम तो किया जाता है, और कम इसी तरह किया जा सकता है कि आप एहतियात करें। और दूसरी तरफ आवाम को खुद शऊर होना चाहिए कि हुकूमत अगर उनके ऊपर ज़्यादा ज़ोर नहीं डाल रही तो अगर कोरोना होता है तो मेरे घर में आता है, अगर मैं जो SOPs पे अमल नहीं करूँगा तो मैं अपने घर लेके जाऊँगा, वहाँ पे बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं। तो हम सबको मिल के इस वबा के साथ मुकाबला करना है, और सबको चाहिए कि वो एहतियात दोबारा करें। खुदा के वास्ते मास्क पहने, फासला रखें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। अभी ये वबा ख़त्म नहीं हुई है, और वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, और जिनको वैक्सीनेशन हो चुकी है 6 महीने वो बूस्टर लगवाएं, तो इसी तरह इस वबा से हम बच सकते हैं। ठीक, मुजम्मिल साहब, वर्दी साहब, आपके ख्याल में क्या वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जो हिकमत अमली अपनाई जा रही है वो मौसर है, काफ़ी है? मैं समझता हूँ कि मौसर है और काफ़ी है। हम सब मैंने सबकी गुफ्तगू सुनी है और खदशात को मैं रद्द नहीं करता, लेकिन मैं साथ साथ दोस्तों को ये भी कहता हूँ कि अभी जब इंडिया में डेल्टा आया तो हम सबका यही ख्याल था कि ये तो रीजन का वायरस है और बहुत इफेक्ट करेगा। लेकिन आप देखें NCOC को तब भी तनकीद कर रहे थे कि लेट है, ये हुआ वो हुआ, लेकिन उनकी जो हिकमत अमली थी वो ठीक साबित हुई और हम डेल्टा से भी निकल आए। जब शुरू में कोविड शुरू हुआ तब भी जब पूरी दुनिया में तबाही फैली तब भी हम NCOC की वजह से बच गए। तो मुझे तो ऐसा कोई पॉइंट नज़र नहीं आता कि मैं NCOC पर किसी किस्म का अदम एतमाद करूँ, या मैं NCOC के ऊपर कोई खदशात का इजहार करूँ, या मैं ये राय बनाऊँ कि NCOC बर वक्त फैसले नहीं करता, क्योंकि मेरे सामने जो 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें तो तमाम फैसले बर वक्त, जब लॉकडाउन की मैं भी लॉकडाउन की बात करते थे, जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग रहा था, पाकिस्तान में नहीं लग रहा था, स्मार्ट लॉकडाउन की बात की जा रही थी, मैं भी तनकीद करता था कि पूरी दुनिया में। लेकिन वक्त के साथ हमने समझा है कि इस पाकिस्तान को सामने रख के NCOC ने जो फैसले किए हैं उनके समरात हमारे सामने हैं। हमारे यहाँ डेथ रेट कम रहा, हमारे यहाँ फैलाव कम रहा, हमने पर वक्त स्कूल बंद भी किए, खोले भी, मार्केटें बंद भी की, खोली भी, हमने मॉल्स बंद भी किए, खोले भी। इस तरह हमने हर चीज़ को एक हिकमत अमली के तहत पिछले 2 साल में चलाया भी है और बंद भी किया है। मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस ज़रूर फैलानी चाहिए, और जहाँ तक ये बात है कि मास्क होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, ये बिल्कुल अपनी जगह, इसकी अहमियत बार बार उजागर करनी चाहिए।
वैक्सीनेशन को बढ़ाना चाहिए, डोर टू डोर जाके वैक्सीनेशन लगाने की मुहिम होनी चाहिए। इन तमाम अवेयरनेस की हद तक तो मैं ज़रूर मुत्तफिक हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें NCOC के साथ खड़े होना चाहिए, उन पर खदशात का इजहार नहीं करना चाहिए। उनको वो बर वक्त फैसले करते हैं, ये टाइम एंड टेस्टेड बात है और ये हर बार साबित हुआ है कि उनके फैसले बर वक्त होते हैं। वहाँ रोज़ाना मीटिंग होती है, वहाँ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोग भी बैठे हैं, साइंटिस्ट भी बैठे हैं, ट्रेंड्स को भी देखा जाता है, उसकी रोशनी में फैसले किए जाते हैं। अभी शादियों पर पाबंदी नहीं लगाई है उन्होंने, 300 तक इजाज़त दी है इंडोर में, और आउटडोर में तो 300 से ज़्यादा की भी इजाज़त दे दी है। लेकिन हम यहाँ शादियों पर पाबंदी की काफ़ी बात करते हैं, लेकिन शादियां तो आपको पता है होनी है और उनको रोकने से भी माशरे का काफ़ी काम रुक जाता है। सही। NBC, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं दो दिन बात है मेरी बिल्कुल मैं हाथ जोड़ के अर्ज़ करता हूँ मुज़म्मिल साहब से कि NCOC पर तनकीद करना मेरी हिम्मत नहीं, ज़रूरत नहीं है, इतनी औकात भी नहीं है मेरी। तो आप बिल्कुल तसल्ली रखें कि आपकी NCOC बिल्कुल महफूज है, उसको एंजॉय करते रहें आप। लेकिन मसला पूरा ये है कि अभी यहाँ एक रैपिड टेस्ट की तजवीज़ आई। रैपिड टेस्ट आपको क्या देता है? 30% देता है आपको, 30% रिजल्ट होता है रैपिड टेस्ट का। PCR टेस्ट आपको देता है 70%। और तो रैपिड टेस्ट को डॉक्टर मना भी करते हैं, वो ड्रामाबाजी होती है, कुछ नहीं होता। दूसरी बात ये है कि वुहान में अभी एक बंदा आया ओमिक्रॉन का, और उन्होंने उसको टेस्ट करके रोका और उससे ताल्लुक़ रखने वाले 2500 अफराद को टेस्ट किया उन्होंने। वो पागल नहीं है, वो बेवकूफ़ लोग नहीं हैं, वो बहुत चालाक लोग हैं। उन्हें पता है कि अगर ये 2500 लोग फैल गए तो ये क्या असर करेंगे। फिर हमारे यहाँ हम क्या कर रहे हैं? हम तो मास्क पर पाबंदी भी नहीं लगा रहे कि मास्क पहन के चलें। हमारी मार्केटें अगर आप देखें तो उनकी जो लॉबीज़ होती हैं वो 3 फीट चौड़ी होती हैं, और उन 3 फीट चौड़ी लॉबीज़ में 4-4 आदमी एक साथ घुसते हैं। तो वहाँ तो वो नर्सरीज़ हैं वायरस की, नर्सरीज़ हैं वो। ये शादी घर, आप शादी करें यार, बड़े शौक से करें, 1 करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, मुझे इतराज़ नहीं है, लेकिन भाई बच के करें। ये ना हो कि शादी के बाद आप वायरस का शिकार हो जाएं और फिर घर पड़े रहें। 5वीं बात ये, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। NCOC से पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसने पाकिस्तान को महफूज रखा है। वरना केरला देखें आप, कर्नाटक देखें, दिल्ली देखें, बॉम्बे देखें, क्या हशर हो रहा है। लाखों अफराद हो गए, जबकि वहाँ चंद सौ रह गए थे। चंद सौ के बाद लाखों। अच्छा, अब ये कि ये बहुत कम असर करता है, ये मतलब बात फैलाई जा रही है बाकायदा, बिल्कुल सही बात है, डॉक्टर्स भी कहते हैं। लेकिन वेंटिलेटर पर लोग क्यों बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता? अब अस्पतालों पर दबाव क्यों आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता? बिल्कुल अब अस्पताल आधे क्यों भर गए? ठीक है, तो किसी खतरे को कम करके ना लें। बिल्कुल, खतरा होता है, उससे निपटना चाहें आप ना चाहें, आपकी मर्जी पर है, लेकिन खतरा है और खतरा बरकरार है। ठीक है, खतरा बरकरार है। नाज़रीन, ये तो हमारे एनालिस्ट की राय थी। हमने मीडिया पर सार्फिन से जब ये सवाल किया कि क्या कोरोना के मौजूदा हालात में PSL होना चाहिए, तो 57% लोगों का ख्याल था कि जी हाँ PSL होना चाहिए, जबकि 43% लोगों का ख्याल था कि जी नहीं, PSL नहीं होना चाहिए। ये तो सोशल मीडिया पर सार्फिन की जो राय थी वो थी। एनालिस्ट से जान लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में PSL होना चाहिए? देखें, PSL होता है ओपन एयर में, और अगर फॉर ऑल दोज हु हैव बीन वैक्सीनेटेड और प्रेफरेबली जिनको 3rd डोज भी लगा हुआ है, उनको अलाउ करना चाहिए। यू कांट कट ऑफ दिस एक्टिविटीज, जिससे बड़ा फर्क पड़ता है। और अब आपके अवाम के लिए कोई उन पे हर जगह पर हम चेक कर लेते। सेकंड, जो रैपिड PCR की NBC बात कर रहे थे, मैं एग्जैक्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे ऑफिस में 5 लोगों का PCR टेस्ट हुआ, पॉजिटिव निकले। दे वेंट फॉर नॉर्मल PCR टेस्ट, उनका भी पॉजिटिव निकला। ये काफ़ी हद तक इफेक्टिव है। जुनैरा, आप क्या कहेंगी, क्या PSL होना चाहिए मौजूदा सूरत हाल में?
देखिए, मैं तो पर्सनली इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि इस तरह के मामलात जिनका एक पूरी मतलब एक कौम पे इफ़ेक्ट होना है, पूरा ग्लोब उसके असर में आया हुआ है, उस पर आप लोगों से राय लें। लोगों को नहीं कई चीज़ों का पता होता और गवर्नमेंट का काम होता है लीड करना। ये जो एक मंत्रा आई वुड से एवरीबडी इज़ हार्पिंग, जो कि बिल्कुल ठीक NBC कह रहे हैं कि हुकूमत का काम नहीं होता, हुकूमत लीड करती है, हुकूमत प्रेसिडेंट सेट करती है, डायरेक्शन देती है और उस पे अमल करवाती है, वरना लोग तो वही करेंगे जो वो आपको सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि PSL ज़रूर होना चाहिए। सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई बिलीव कि सेफ्टी फर्स्ट, हेल्थ फर्स्ट, उसके बाद कुछ और आता है। ठीक, नसीम सिद्दीकी साहब। देखिए, बात यह है कि इस कोरोना की वजह से जो है ना, लोग नफ्सियाती मरीज़ बनते चले जा रहे हैं और जब आप उनको घरों में बंद करने की कोशिश करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको पता है कि पाकिस्तान में जिस तरह फैमिली सिस्टम है और एक एक घर में बहुत बहुत लोग रहते हैं, तो मेरे ख्याल से इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। लेकिन बात वही है कि आप SOPs के ऊपर अमल करें। जब SOPs के ऊपर अमल करेंगे और हाफ स्टेडियम भी कम से कम अगर आप लोग फासले से बैठेंगे, अगर उन्होंने मास्क लगाया है, सैनिटाइजर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है करवाने में। ठीक है, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब। अभी NBC ने कहा कि मेरा मतलब है कि वुहान की मिसाल दी। मैं आजकल लंदन में हूँ, जहाँ भी मैं कोई एयरपोर्ट पर उतर के रैपिड टेस्ट नहीं है, आप फ्रीली बाहर आते हैं जहाँ से मर्जी दुनिया से आएँ ट्रैवल करके। उसके बाद मैं बाज़ारें खुले हैं, मार्केटें खुली हैं, शादियाँ खुली हैं, सब कुछ लंदन में खुला है। ठीक, मुजम्मिल साहब, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपके ख्याल में PSL होना चाहिए कोरोना की मौजूदा होना चाहिए? मेरे ख्याल में फुली वैक्सीनेटेड लोगों के साथ होना चाहिए। ठीक है, ठीक है कि जिनके पास वैक्सीनेशन कार्ड ना हो उन्हें आप स्टेडियम में ना जाने दें, लेकिन जो फुली वैक्सीनेटेड हैं, जिनको बूस्टर भी लगा हुआ है, उनके साथ होना चाहिए। ठीक है, NBC आपके ख्याल में होना चाहिए PSL? देखिए, PSL होगा, आप कारोबार तो बंद नहीं करेंगे अपना, ठीक है, ये तय बात है। तो अब इसकी प्रपोजल दूसरा ये हो सकता है, काउंटर प्रपोजल, कि आप एक सीट छोड़ने के बजाय 2 सीट छोड़ दें। आप 25% की जो स्ट्रेंथ है, मेरे ख्याल 25% और 50% की स्ट्रेंथ लेंगे ये स्टेडियम के अंदर, वो बेहतर रहेगी, मुनासिब रहेगी। और लेकिन मेरा ख्याल है 1 के बजाय 2 सीटें छोड़ना पड़ेंगी आपको, 2 के बाद बंदा बिठाना पड़ेगा। ठीक है नाज़रीन, ये तो थी हमारे एनालिस्ट की राय। ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। उस्मान मिर्जा तशद्दुद केस में मुतासरा लड़की एक बार फिर अदालत के सामने मुकर गई है। लड़की और लड़के ने मुलजिमों को ना जानने से मुतालिक अपना बयान दोहरा दिया। लड़की ने कहा कि जब मैंने बयान दे दिया तो बार बार क्यों दबाव डाला जा रहा है। दुनिया में 7 शहरों के लोग एक तरह के होते हैं, नहीं मालूम पुलिस ने दस्तखत और अंगूठे कब लिए। मेरी कभी IG इस्लामाबाद और किसी भी पुलिस अफसर से मुलाकात नहीं हुई। प्रोसिक्यूटर ने अदालत से मुतासरा लड़का लड़की का नाम ECL में डालने की इस्तदा की है। सवाल यह है कि क्या मौजूदा हालात में उस्मान मिर्जा बाइज्जत बरी हो जाएगा। ज़ुनैरा, अब बात भले प्रेशर की हो या पैसे की, खातून तो अपने बयान से मुकर गई हैं, लेकिन उम्मीद यह है कि हुकूमत इस केस में खुद मुद्दई है। ऐसी सूरत हाल में लगता है कि उस्मान मिर्जा के लिए आसान होगा बच निकलना। मेरा ख्याल है दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हाँ, कबल वक्त होगा कहना कि क्या इसमें पैसा इन्वॉल्व है या उनको जो कहा जा रहा है, जो र्यूमर्स हैं कि उनको बाहर जाने के लिए फैसिलिटेट कर रहे हैं और वो बाहर चले जाएंगे। लेकिन जो लड़का और लड़की दोनों के जो बयानात हैं, जब उनको कंपेयर करें तो लगता ऐसा ही है कि कोई डील हुई है, क्योंकि लड़के ने ये कहा है कि हाँ जी, बाहर जाने का प्लान तो हमारा था और इस वाक़े से पहले का था। दूसरा, अगर वो लड़की सिर्फ ये कहती कि मैं इस शख्स को पहचान नहीं पा रही हूँ, तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट ये दिया जा सकता था कि जिस ट्रॉमा से वो गुजरी थी उसमें वो ऐसा कह सकती थी कि आई डोंट नो ये वो शख्स है या नहीं है। लेकिन वो इस बात से ही मुकर गई है कि पुलिस वालों से उसकी मुलाकात हुई है, उसने बयानात दिए हैं, उसने पेपर्स पे साइन किए हैं और वो इस स्टेज पे बता रही है कि ब्लैंक पेपर पे पुलिस उससे सिग्नेचर लेती रही। तो दिस होल थिंग मेक्स इट वेरी डाइसी। तो मेरे ख्याल है उनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डालना और कंटेन करना बहुत अच्छा और दुरुस्त फैसला है, क्योंकि वंस एंड फॉर ऑल ऐसा एक रिकॉर्ड स्ट्रेट होना चाहिए, प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए कि आप हमेशा एक ज़्यादती जो कि एक सोशल इम्पैक्ट
इम्पैक्ट डाल रही है पूरी सोसाइटी पे और वेलकम कर रही है ऐसे मामलात को, इस तरह के मुजरिमाना कार्रवाइयों को, उसमें पैसे लेके निकल नहीं सकते। इट हैज़ अ कॉस्ट जो कि पूरी सोसाइटी अदा करती है। तो ये एक टेस्ट केस है फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द जुडिशरी, फॉर द होल सोसाइटी एंड द पुलिस कि इसमें से किसी को भी निकलने ना दिया जाए, चाहे वो लोग हों जिनके साथ ज्यादती हुई है और वो अब मुकर रहे हैं, चाहे वो उस्मान मिर्ज़ा खुद हो। जिस शख्स की इतनी दफ़ा फुटेज चल चुकी है टीवी पे, सोशल मीडिया पे कि मैं और आप उसको भूल नहीं सकते, मेरा सिर्फ एक सवाल है कि वो लड़की उसको कैसे भूल सकती है जिसके साथ वो वाक़या हुआ है। सो इसको बहुत ज़्यादा स्क्रूटनाइज करके क्लोजली वॉच करने की ज़रूरत है। ठीक, ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में उस्मान मिर्ज़ा तशद्दुद केस का अंजाम क्या होगा? आई थिंक अंजाम तो डेफिनेटली इसका बड़ा क्लियर होगा और पाकिस्तान की आवाम देखेगी, इसलिए इट इज़ अ स्टेट केस, इट इज़ ऑलमोस्ट अ टेररिज्म, इट इज़ क्रिएटिंग अ वेरी नेगेटिव जो वाइब्स और फीडबैक टू द सोसाइटी। इसलिए ये लड़की को जाहिर है कि मेरे ख्याल में बात यही है, पॉसिबल या तो ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसको डरा रहे धमका रहे हैं, या उसको कोई लालच दिया गया है जिसकी वजह से देखा गया है। हम सब ने वो वीडियो वॉच की, इसमें क्या डाउट है? और कैसे ये पुलिस के सामने और कोर्ट के सामने कह सकती, मैं इसको पहचानती नहीं हूँ, व्हेन शी वाज वीपिंग एंड टॉकिंग ऑल एवरीथिंग अगेंस्ट देम। इसलिए ये एक बड़ा क्लोज और क्लियर शट केस है। इट डिपेंड ओनली कि पुलिस एज ए स्टेट, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी, मुझे याद है कि उन्होंने कहा था इसको सख्ती से हम निपटेंगे। सो द स्टेट शुड फॉलो, स्टेट को इसको दोबारा ले लेना चाहिए, इसको सख्ती करनी चाहिए, प्रॉपर करेक्ट स्टेटमेंट दें फॉर गिविंग अ रॉन्ग स्टेटमेंट, देन शी शुड आल्सो बी प्रोसिक्यूटेड कि उसने पूरी सोसाइटी को ये शो किया कि जी पाकिस्तान में चाहे वीडियो बनी है, कुछ बनी है, अगर आप कह दें जी कि मैं तो विथड्रॉ करी तो इट इज़ एनफ। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट हैज़ टू बी टेकन एज टेस्ट केस बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एनडीसी, ये जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं इनमें अक्सर बयानात से इनहराफ की स्टेज आपके ख्याल में क्यों आती है? अच्छा, ये एक केस नहीं है शाइस्ता, हमारे पास कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में दर्जनों केस ऐसे हैं जहाँ ये वाक़यात इस तरह का रिवर्स स्ट्राइक बैक होता है। अब उस्मान मिर्ज़ा का केस अगर आप ले लें तो ये अजीबोगरीब वाक़या हुआ है कि उस लड़की ने सब कुछ कहने के बाद सब चीज़ों से इनकार कर दिया। लेकिन जैसे बताया गया, बात भी हुई और मालूम भी है कि स्टेट भी इससे मुद्दई है, जैसा कि शाहरुख केस में थी कराची में, स्टेट मुद्दई थी और इसलिए वो उम्र कैद की सज़ा काट रहा है जेल में। अब जब स्टेट मुद्दई हो और हुकूमत बहुत सीरियस है, प्राइम मिनिस्टर बहुत सीरियस हैं कि इस केस को मुंतक़ी अंजाम तक पहुँचाया जाए, और तो स्टेट के पास बहुत कुछ है, हमें नहीं है स्टेट के हाथ कटे हुए, स्टेट के पास वीडियोस बेताश हैं, उसके कन्फेशनल स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा हैं और सब रिकॉर्डिंग पर हैं। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि टेक्नोलॉजी भी एक विटनेस है। एक ज़माने में था फैसला कि तस्वीर विटनेस नहीं होती, लेकिन अब जो फैसला है वो ये है कि नई टेक्नोलॉजी भी विटनेस है और उसको कानूनी शहादत पर हम पूरा उतरता हुआ देखते हैं। अब यहाँ टेक्नोलॉजी मौजूद है, वीडियो मौजूद हैं, क्लिपिंग्स मौजूद हैं, तस्वीरें मौजूद हैं, वो वीडियोस मौजूद हैं जो हमने नहीं देखी, टीवी पे नहीं आई, वो वीडियोस मौजूद हैं। इस सूरत हाल में मुझे लगता ये है, ज़ाहिर है फैसला अदालत का होगा, मेरा ख्याल ये, वकील भी कहते हैं कि ये बच के निकल नहीं सकते और लड़की पर भी मुकदमा बनना चाहिए। अब बिल्कुल सही कहा कि बदनाम किया हमें उसने और ये बात की, उसके बाद ये माल तो ले रहे हैं लोग। दूसरा केस मखदूम, नूर मखदूम वाला केस है कि उसको किस तरह पागल करार दिया जा रहा है, किस तरह उसको जाहिर कर रहे हैं कि ये पागल है और ड्रामेबाजी करता रहता है। तो मेरा ख्याल है इन तमाम केसों पर सिविल सोसाइटी को भी और मीडिया को भी नज़र रखने की ज़रूरत है कि ये बच के निकल ना पाएँ। एक ज़माना था बच के निकल जाया करते थे, लेकिन अगर ये बच के निकल जाते हैं लोग तो फिर बड़ा अलमिया होगा। ठीक हो गया। नसीम सिद्दीकी साहब, क्या लगता है जो ये सिचुएशन है कि जब खातून जो है वो अपने बयान से मुकर गई हैं, हुकूमत उस्मान मिर्ज़ा को सज़ा दिलवा सकेगी? और क्या जो मुतासरा खातून है और जो मर्द है, क्या उन पर भी केस हो सकता है?
देखिए शाइस्ता, यूरोप में इस वक्त तकरीबन 80% जो केसेस होते हैं वो सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस की वजह से बनते हैं और वो उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता है। बसेस में कैमराज हैं, ट्रेन्स में, हर जगह सीसीटीवी कैमराज मौजूद है। तो अब दुनिया में जो है इन चीज़ों को एविडेंस माना जाता है। सबसे पहले तो चाहिए हुकूमत को, FIA को, जो भी केस को डील कर रहा है, कि वो फौरी तौर पर इनकी फोरेंसिक करवाए, जो वीडियोज़ आई थी, और उन फोरेंसिक्स की रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की जाए। जब वो अदालत में पेश की जाए और वो सच्ची साबित हो जाए तो वहाँ एक दूसरा मुकदमा, जैसे मेरे साथियों ने भी कहा, उस लड़की और लड़के के ऊपर भी डाला जाए कि वो मुनरिफ हो रहे हैं और कोर्ट को मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा केस लगा हुआ है और उसको मिसगाइड कर रहे हैं। और देखिए पैसे देके इस मुल्क में क्या नहीं होता। इस्लामाबाद में कितना बड़ा एक्सीडेंट था, आपने देखा था कि कशमाला तारिक के बेटे ने गाड़ी से 4 लोगों को हिट किया, वो चारों की डेथ भी हो गई, लेकिन उस केस का क्या फैसला हुआ या पता ही नहीं चला कि उस केस के बारे में क्या बन रहा है। तो ये तो वतीरा है। रेमंड डेविस का केस हो, शाहरुख जुतोई का केस हो, 3600 मिसालें इस किस्म की मौजूद हैं। लेकिन स्टेट को चाहिए कि जो भी इस किस्म का सीरियस केस हो उसको एक तो इसको डेली बेसिस के ऊपर चलना चाहिए, जिस तरह अपना NBC ने कहा नूर मुकद्दम वाला केस भी बहुत इंपॉर्टेंट भी है और वो टेस्ट केस भी है। इन सब को डेली बेसिस पे चलना चाहिए, हाई स्पीड इन केसेस को होना चाहिए और इनके फैसले जल्द से जल्द आना चाहिए, ताकि देखने वाले इससे कोई ना कोई सबक सीख सके। और इसमें मुझे ये लगता है कि हुकूमत की इसमें जीत होगी। हुकूमत बहुत ज़्यादा सीरियस है इस मामले में। और दूसरी तरफ उस्मान मिर्ज़ा नहीं, सिर्फ उस लड़की सिदरा और उस लड़के को भी अदालत को मिसगाइड करने की वजह से सज़ा होनी चाहिए। ठीक, जुनैरा आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? जी, मैं आई एम वेरी हैप्पी कि नूर मुकद्दम केस का NBC ने जिक्र किया, वरना अगर आप एनालिसिस करें तो कोई एंकर, बड़ा प्रोग्राम, बड़ी स्लॉट में जितने लोग हैं, कोई डेली बेसिस पे इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा, कोई इस पे बात नहीं कर रहा। हैट्स ऑफ टू सम यूट्यूबर्स जो कि डेली बेसिस पे इसकी बात करते हैं। जस्टिस फॉर नूर के नाम पे एक अकाउंट बना हुआ है ट्विटर में, जो कि उनके घर वालों ने बनाया है, वो उस पर अपडेट्स करते रहते हैं। लेकिन ऐसा मीडिया भी मौजूद है, मैं नाम नहीं लूँगी, जो कि हर दफ़ा ज़ाहिर जाफ़र को इस तरीके से उसकी फ़िल्म को दिखाता है पूरी दुनिया को, जिसमें वो पागलों जैसी एक्टिंग कर रहा है। दिस इज़ एंडोर्सिंग, दिस इज़ मिसलीडिंग द अदालत, कि आप उसे बता रहे हैं कि ये देखें उसकी ये हालत है, और उसके लिए पब्लिक ओपिनियन जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ वो बेतहाशा अमीर लोग हैं, उन्होंने सिस्टम को पता नहीं कहाँ तक हॉस्टेज बनाया हुआ है। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो बेटी का बाप है, वो बेचारा पता नहीं किस ट्रॉमा से गुजरता होगा और क्या कुछ देखता होगा। मीडिया को, हम सबको वॉच डॉग बन के ऐसे केसेस के लिए खड़े रहना चाहिए, और सिर्फ जब न्यूज़ आए तब इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल, उस पर इनके ऊपर चेक रखना चाहिए। ठीक हो गया। मुजम्मिल सौरवर्दी साहब, क्या अदालत को गुमराह करने पर मुतासरा लड़के और लड़की को सज़ा हो सकती है? बिल्कुल। मेरा ख्याल है हमें विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम नहीं है, कोई प्लेंटिव प्रोटेक्शन प्रोग्राम नहीं है। हमारे यहाँ ताकतवर के खिलाफ मुद्दई बनना भी, मतलब सजा देने के बाद भी उनकी जान की क्या जमानत थी, और वो जो ख़ानदान है वो क्या करता है। इसलिए दुनिया में विटनेस, ऐसे केसेस को मंतकी अंजाम में पहुँचाने के लिए, इंसाफ के बोलबाले के लिए विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स हैं, प्लेंटिव प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स हैं, जो कि हमारे यहाँ निज़ाम इंसाफ में मौजूद नहीं है। जिसकी वजह से, जैसे NBC ने कहा, कि ये एक बात नहीं है। रोज़ाना अदालतों में ताकतवर जो है वो कमज़ोर से अपने हक में गवाही लेता है और ख़ुद को इंसाफ का मजाक बनाते हुए निकल जाता है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के कानून और आइन के तहत एवरी क्राइम इज़ अ क्राइम अगेंस्ट स्टेट। आप तो सिर्फ स्टेट को अपनी कोई शिकायत दर्ज कराते हैं, उसके बाद ये फैसला स्टेट करती है कि इट्स अ क्राइम और इट्स नॉट अ क्राइम। उस स्टेट ने कुछ कवानीन बनाए हुए हैं जिसके तहत कुछ चीजें, जो चीजें हैं वो जुर्म है, जो चीजें जुर्म नहीं है। ये तयन करना है कि ये जो शिकायत मेरे पास आई है ये जुर्म है या नहीं है, ये स्टेट का काम है। तो एवरी क्राइम इज अ क्राइम अगेंस्ट स्टेट। कोई इस केस में नहीं है कि कोई किसी को थप्पड़ भी मारे तो दैट इज अ क्राइम अगेंस्ट स्टेट, क्योंकि स्टेट ने कानून बनाया कि थप्पड़ मारना जुर्म है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि स्टेट की प्रोसिक्यूशन कोई इस केस में नहीं है, हर केस में होनी चाहिए, और अगर नहीं होती तो वो स्टेट की नाअहली और नाकामी है। विक्टिम ब्लेमिंग की बजाय स्टेट ब्लेमिंग करनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो फोरेंसिक हो गया है, टूल्स मौजूद हैं,
और उस सब के मौजूदगी में उसकी सजा मुझे उस्मान मिर्जा की राइटिंग ऑन द वॉल है। मुझे नहीं लगता वो सजा बच सके, जैसे शाहरुख जतोई नहीं बच सका, जैसे और लोग जो हैं वो मुद्दइयों के मुकरने के बावजूद भी नहीं बच सकते। लेकिन हमारे निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात की जरूरत है। हमारे यहाँ विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम की जरूरत है, हमारे यहाँ प्लेंटिव प्रोटेक्शन प्रोग्राम की जरूरत है, तभी कमजोर आदमी की जरूरत है। मुजम्मिल सरवरी साहब, आपका पॉइंट आ गया। यही सवाल जब सोशल मीडिया पर हमने सारफीन से किया कि जो मौजूदा हालात है कि जब मुतासरा लड़की अपने बयान से मुकर गई है तो उस्मान मिर्जा क्या बाइज्जत बरी हो जाएगा? 57% लोगों का ख्याल है कि जी हाँ, उस्मान मिर्जा बाइज्जत बरी हो जाएगा, जबकि 43% लोग ऐसा सोचते हैं कि जी नहीं, उस्मान मिर्जा बाइज्जत बरी नहीं होगा। जुनैरा, आप इत्तेफाक करेंगी इस बात से? Well, it says volumes about the perception of judiciary or trust in the government, I would say, कि लोग क्या समझते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि यहाँ might is right। जहाँ तक यहाँ बात हो रही थी कि every crime is crime against the state, इतना जनरलाइज नहीं कर सकते हम चीज़ों को। कुछ चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं, उनका बहुत बड़ा एक रिपल इफेक्ट होता है, सोसाइटी को हिला के रख देती हैं और वेलकम करती हैं नेगेटिव नोशंस को। सो वी जस्ट कांट क्रिमिनलाइज एवरीथिंग या एग्जॉनरेट कंप्लीटली नहीं कर सकते हम किसी चीज़ को। सो मेरे ख्याल है कुछ केसेस में एग्जाम्पल बनाने की ज़रूरत होती है, और नूर मुकद्दम का केस और ये वाला केस उसी तरह का केस है। ठीक हो गया। नाज़रीन, साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।